गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पदार्थ चैप्टर के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है, इन सारे टॉपिक्स को हमको पढ़ने हैं, आज डिस्कस करने हैं इसके बारे में। वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, परमाणु, अणु, प्रतीक, रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण में हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जब द्रव वाष्प में बदलने लगता है तो इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्लियर? जब द्रव वाष्प में बदलता है तो इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। लेकिन द्रव जब वाष्प में बदलता है तो टेम्परेचर के अनुसार उसको दो भागों में बांट देते हैं। जब सामान्य ताप पे, जब रूम टेम्परेचर पे या वातावरण के टेम्परेचर पे या सामान्य साधारण ताप पर द्रव वाष्प में बदलता है, जब साधारण ताप पर द्रव वाष्प में बदलता है तो इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पन। किंतु जब विशेष ताप पे द्रव वाष्प में बदलता है और उबलने की क्रिया होती है, ठीक है, द्रव उबलने लगता है, यानी विशेष ताप पे जब द्रव उबलने लगता है और उस समय जो वाष्पन की क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं क्वथन। क्लियर? तो आइए इसको व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण में क्या लिखा? वाष्पन और दूसरा क्वथन। इन दोनों ही प्रोसेस में, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में द्रव वाष्प में बदलेंगे। ध्रुव जो होती है वाष्प में बदलती है, वाष्पन में भी और क्वथन में भी। लेकिन जो ये वाष्पन की क्रिया होती है ये साधारण ताप पर होता है, ठीक है, और ये जो होती है विशेष ताप पर या निश्चित ताप पर होता है। ठीक है, तो वाष्पन साधारण ताप पे होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जब आप किसी गीले कपड़े को सनलाइट में सुखाते हैं, जब गीले कपड़े को बाहर वातावरण में सूर्य की रोशनी में, धूप में हम सुखाते हैं तो वो साधारण ताप पर वो कपड़ा सूख जाता है, उसमें वाष्पन की क्रिया होती है, यानी उस गीले कपड़े से वाष्प निकलता है सूर्य की गर्मी पा करके, यानी साधारण ताप पर वो क्रिया हो रही है, गीले कपड़े की सूखने की क्रिया, गीले कपड़े के सूखने की क्रिया साधारण ताप पर हो रही है, अतः वहाँ पे वाष्पन हम ये प्रयोग करेंगे, न कि क्वथन। क्वथन के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि आप किसी पात्र में, किसी बर्तन में जल को ले लेते हैं और उसको हीट करते हैं, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि द्रव उबलने लगता है। तो जिस निश्चित ताप पे, एक निश्चित ताप पर क्या होता है, द्रव उबलने लगता है, और विशेष ताप पर द्रव के उबलने की क्रिया को ही हम बोलते हैं क्वथन, ठीक है, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्वथनांक। तो देखिए कैसे, ये एक पात्र है, स्टील का पात्र है, और इसमें हमने जल भरा हुआ है। अब इसको हीट करते हैं। देखिए, ये एक कंटेनर में हमने जल लिया है और इस जल में को हम नीचे से हीट कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो शुरू शुरू में इसके अणु गतिशील होंगे, इधर उधर भगेंगे, टकराएंगे, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, और एक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि द्रव उबलने लगेगा, खौलने लगेगा, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे द्रव उबलने लगता है इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक। जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पे, जिस ताप पर जल उबलने लगता है उसे हम बोलते हैं क्वथनांक, और इस उबलने की क्रिया को बोलते हैं क्वथन, यानी विशेष ताप पर जल के उबलने की क्रिया को बोलते हैं, या द्रव के उबलने की क्रिया को बोलते हैं क्वथन, ठीक है। और ताप को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। यानी जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल क्या करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उबलना शुरू हो जाता है, तो जल का क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आइए आगे चलते हम लोग संघनन को पढ़ते हैं। संघनन यानी कि
इसमें क्या होता है कि वाष्प जो होता है द्रव में परिवर्तित होता है। वाष्प क्या होता है? द्रव में। जल वाष्प जो होती है द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे तो संघनन वह क्रिया है जिससे जलवाष्प के कण जो होते हैं पास एकत्रित होकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि कुकर है, तो कुकर की सीटी को जब निकालते हैं, खोलते हैं उसको, तो उसमें से वाष्प निकलने लगता है, कुकर से वाष्प निकलने लगता है। और जब उसके ऊपर हाथ ऐसे रखते हैं या किसी थाली को रखते हैं तो वहाँ पे द्रव की बूंदें बन जाती हैं और वो नीचे जल द्रव की बूंदें गिरने लगती हैं। तो देखिए बोर्ड पे समझते हैं इसको। मान लीजिए एक कुकर है, सपोज दैट, यहाँ से सीटी हटाने पे वाष्प निकलती है और यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है। इस बर्तन से ये टकराएंगे, जब जलवाष्प की बूंदें वाष्प की बूंदें टकराएंगी तो ये क्या होंगी? ये निकट आएंगी। वाष्प की बूंदें एक दूसरे के निकट आएंगी और निकट आकर के संघनित हो जाएंगी। ये निकट आएंगी और संघनित हो जाएंगी और द्रव के रूप में चेंज हो जाएंगी। यानी कि ये वाष्प जो निकल रही है इसके ऊपर एक थाली रख दिया गया है और थाली से टकराने के बाद वाष्प की बूंदें पास आ जाती हैं और पास आने के कारण वो द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। तो वाष्प की संघनित होकर के द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प की द्रव अवस्था में संघनित होकर परिवर्तन की क्रिया को संघनन बोलते हैं। देखिए, संघनन की क्रिया के फलस्वरूप ही बादल बनता है और ये वायुमंडल में बनते हैं। जब जल वाष्प ऊपर की तरफ जाता है वायुमंडल में और वाष्प की बूंदें वहाँ पे क्लोज आ जाती है, पास इकट्ठी होने लगती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? बादल का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि पूछता है कि बादल किस प्रक्रिया के तहत बनता है, तो याद रखिएगा संघनन के तहत। वाष्प की बूंदें ऊपर जाती हैं और पास आकर के बादल का निर्माण कर देती है। वहाँ पे संघनन की क्रिया द्वारा बादल का निर्माण होता है। ठीक है। कोहरा क्या होता है? ऐसे ही कोहरे का निर्माण होता है संघनन की क्रिया के फलस्वरूप ही, लेकिन कोहरा जो बनता है वो धरातल के समीप बनता है। धरातल जो है, हमारी पृथ्वी जो है, इसके समीप जो होती है वाष्प की बूंदें जा करके, वाष्प की बूंदें जब ऊपर की तरफ उठती है तो धरातल की से कुछ ऊंचाई पे, ठीक है, वो पास आके इकट्ठी हो जाती है और वो कोहरे का फॉर्मेशन, संघनन की क्रिया के फलस्वरूप कोहरे का फॉर्मेशन करती है। देखिए यहाँ पे सपोज दैट अर्थ है ये, तो अर्थ के ये धरातल से कुछ ऊपर ये जब वाष्प की बूंदें जाती हैं, इस पृथ्वी के ऊपर जल है, पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे जल है, कोई तालाब है मान लीजिए, यहाँ से वाष्पन की क्रिया हो रही है और ये धरातल से जैसे ही कुछ ऊपर जाते हैं तो इनके मालिक्यूल्स जो होते हैं, वाष्प के जो अणु होते हैं, पास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और पास इकट्ठा होने की क्रिया को संघनन बोलते हैं। तो जब ये वाष्प की बूंदें पास इकट्ठा होती है तो संघनन प्रोसेस के थ्रू ये धरातल के समीप कोहरे का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, वाष्पन की क्रिया जब धरातल के समीप संघनन की क्रिया जब धरातल के समीप होती है तो कोहरा बनता है और संघनन की क्रिया जब धरातल से दूर वायुमंडल में होती है तो वहाँ पे बादल का निर्माण होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बादल का निर्माण किस प्रोसेस के तहत होता है? तो संघनन, और ये वायुमंडल में होता है। और जब पूछे कि कोहरे का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये भी धरातल के समीप होता है और ये भी संघनन के फलस्वरूप होता है। यानी बादल और कोहरा दोनों ही संघनन प्रोसेस के तहत ही बनते हैं। ओके, आगे चलते हैं फिर। ऊर्ध्वपातन, जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में चली जाती है तो इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। देखिए, ठीक है, जब कोई ठोस सीधे गैस में चली जाती है यानी द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा कि जब बर्फ़ को हम गर्म करते हैं, जब भी हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में जाती है और उसके बाद वो गैसीय अवस्था में जाती है। पर देखिए यहाँ पे बर्फ़ एक ठोस है, इसको जब हीट करते हैं हम
तो ये पिघल करके द्रव रूप में जाता है और फिर हीट करने पे ये क्या हो जाता है, ये गैसियस अवस्था में चली जाती है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, बर्फ ठोस अवस्था में होती है, इसको गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में जाती है, फिर गर्म करते हैं तो ये गैस या वाष्प अवस्था में जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पे ये द्रव अवस्था नहीं आती है, वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठोस सीधे गैस में चले जाते हैं, गैस बन जाते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल आपका होगा कैम्फर, एग्जाम्पल कपूर, आयोडीन, नफ्थलीन, ये होते हैं। ठीक है, तो जब भी कपूर को हम हीट करते हैं तो ये द्रव में चेंज नहीं होता है, सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। आप देखते होंगे कैंडल को, मोमबत्ती को जब हम गर्म करते हैं तो वो पहले पिघलती है, उसके टॉप पे थोड़ी सी लिक्विड मटेरियल होता है और उसके बाद वो गैस में परिवर्तन होता है। तो कैंडल क्या है, वो ऊर्ध्वपातन में नहीं आएगा। लेकिन कपूर को, नौशादर को, आयोडीन को और नेप्थलीन की गोली को ये क्या करते हैं, टेम्परेचर जब भी इनको मिलता है तो ये ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव अवस्था बीच में नहीं आती है, इसीलिए ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। नेप्थलीन की गोली आप लोग जानते होंगे, कपड़े बंद बॉक्स में, बंद जो होता है आपका क्या बोलते हैं, अलमारी वगैरह में कपड़े जब रखे जाते हैं तो उसमें नेप्थलीन की सफ़ेद गोली रख दी जाती है और कुछ महीने बाद आप देखते हैं तो वो गोली छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, वो ठोस से सीधे गैस में चेंज होने लगती है। तो ये क्या होते हैं, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए टेम्परेचर पा करके, वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। कपूर, ठीक है, नौशादर यानी अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं जिसे, और आयोडीन तथा नेप्थलीन होंगे। ओके, अब अगले टॉपिक पे। परमाणु क्या होते हैं? पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है ना, उसे हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो एक डाल्टन नामक साइंटिस्ट थे, डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने शुरू में बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है उसे परमाणु कहते हैं और उस छोटे कण को पुनः हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रयोग होते गए और परमाणु का आधुनिक मॉडल आया, तो परमाणु के आधुनिक मॉडल ने बताया कि ठीक है, ये बात तो डाल्टन की सही है कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु बोलते हैं, लेकिन ये छोटे कण पुनः विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक परमाणु मॉडल कहता है कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जिन्हें विभाजित किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। ये मान लीजिए गोल्ड परमाणु है, गोल्ड सोने का पदार्थ है, सोने का परमाणु है ये। तो यानी सोने का परमाणु कहने का मतलब कि सोना एक पदार्थ है और उससे सबसे छोटा कण है, ये सोने का सबसे छोटा कण है। ठीक है, यानी परमाणु है, सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। तो सोने का सबसे छोटा कण है अर्थात सोने का परमाणु है। तो इस परमाणु के अंदर भी देखा गया कि 3 तरह के मूल कण पाए जाते हैं। तो और परमाणु के बीच वाला भाग होता है नाभिक कहलाता है, ये नाभिक है। परमाणु के सेंटर में बीच वाला भाग नाभिक कहलाता है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें हम P और N से प्रदर्शित करते हैं, P और N से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर लट्टू की तरह घूमता रहता है। यानी परमाणु के नाभिक में 2 कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये विभाज्य होते हैं, यानी परमाणु भी विभाज्य होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तो याद रखिए, परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं और इन्हें विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, और परमाणु क्या होते हैं, कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, कभी भी अकेले एक परमाणु नहीं रहता है, वो झुंड में, क्लस्टर में रहते हैं। जैसे कि Ag2 चांदी हो गया, चांदी को Ag से हम डिनोट करते हैं, तो Ag
कभी भी एक परमाणु अकेले नहीं रह सकता है। Ag ये प्रतीक है, जब भी चांदी मिलेगा तो ये ग्रुप में मिलेगा, Ag2 या Ag3 या Ag4 के फॉर्म में मिलेगा, यानी ये क्लस्टर में रहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, या तो यौगिक फॉर्म में होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये संयोग करने की क्षमता होती है। चूँकि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता इनके अंदर होती है। जैसे मान लीजिए सोडियम परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, तो ये सोडियम नहीं अकेले रह पाएगा, नहीं क्लोरीन। तो ये क्या करते हैं, इनमें स्वतंत्र नहीं रह सकते, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते, इसीलिए ये दूसरे के साथ जुड़ने की क्षमता होती है इनमें, यानी संयोग करने की क्षमता होती है, रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं। तो ये हम बना देते हैं NaCl। ठीक है, NaCl बना देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो बाद के चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक, अणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे हमने बताया ये क्लस्टर बोलते Ag2 अणु कहलाएगा, Na2 अणु कहलाएगा। तो ये सब अणु जो होते हैं, अणु क्या होता है, अणु होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। देखिए H+H, ये दो परमाणु हैं, आपस में मिल गए तो एक अणु बनाएंगे H2। ठीक है, तो क्या होता है, अणु जो होते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग प्रतीक क्या होते हैं, इसको अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। प्रतीक, रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र क्या होता है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।